हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हो, अच्छी तरह से चीजों को समझ लेते हो, तो फिर आपको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में काफी बेहतरीन विजिबिलिटी मिल सकती है। अगर यहां पर आप एक शेयर होल्डर हो, इन्वेस्टर हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। साथ ही साथ अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, तो भी आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी है गाइज, ये ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक मिड कैप कंपनी है। और यहां पर अगर हम पास्ट के रिटर्न्स की बात करें तो देख सकते हो यहां पर चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको समझने को मिल रहा होगा कितनी बेहतरीन तेजी आई है पिछले कुछ टाइम में इस स्टॉक के अंदर। साथ ही साथ अगर हम ईएमएस सेक्टर के ही अदर स्टॉक्स की बात करें, लाइक डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो उनके अंदर भी सेम टू सेम इसी प्रकार की चार्ट देखने को आपको मिलेगी। और वो स्टॉक्स भी अपने रिकॉर्ड हाई के लेवल्स पे हैं, साथ ही साथ ये स्टॉक भी। तो ईएमएस सेक्टर के स्टॉक्स में अभी बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम ईएमएस सेक्टर के ग्रोथ की बात करें तो भाई साहब, इंडिया के अंदर इसमें ग्रोथ की जो पोटेंशियल है ये काफी बेहतरीन है। ठीक है, देखो यहां पर थोड़ी सी इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले यहां पर देखो कही जा रही है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग, सरकार का समर्थन और वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव इसके विकास को मजबूती दे रहे हैं। दोस्तों, ईएमएस सेक्टर जो है इसकी डिमांड्स फ्यूचर में डेफिनेटली रहने वाली है ही पूरे ग्लोबल वाइज। अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी काफी बेहतरीन डिमांड्स रहने वाली है। और इस इंडस्ट्री को जो हमारे गवर्नमेंट है ये काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं अलग अलग प्रकार के स्कीम्स के माध्यम से। और यहां पर आगे कही जा रही है, अनुमान है कि भारत का ईएमएस बाजार 20% की सीएजीआर से अगले 5 से 7 वर्षों में बढ़ेगा और 2026 तक इसका आकार 150 बिलियन डॉलर से अधिक होगा। देखो, ईएमएस सेक्टर की ग्रोथ की यहां पर बात हो रही है इंडिया के अंदर कि 20% के सीएजीआर से बढ़ सकती है अगले 5 से 7 वर्षों में। और अगर यहां पर हम 2026 की बात करें तो 2026 तक कहीं ये जारी है, अनुमान ये लगाई जा रही है कि ईएमएस मार्केट जो है ये 150 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन एक्सपेक्टेशन है इस इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है, अब यहां पर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो कंपनी है गाइज, ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। और ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी देती है, इनके डिमांड्स कई सारे सेक्टर्स के अंदर होते हैं। लाइक यहां पर देखो, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, एरोस्पेस, डिफेंस और आईटी जैसे कई क्षेत्रों में सेवाएं देती है। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स के अंदर ये जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है। थोड़ा सा यहां पर हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। वर्तमान में ऑर्डर बुक की बात करें तो 5422.8 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बॉक्स बिल्ड, पीसीबीएज यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, यही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। ओडीएम, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, आईओटी सॉल्यूशंस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट मीटरिंग तकनीक, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी शामिल हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड्स डेफिनेटली आगे चलकर रहने वाली है ही। ठीक है, अब आगे यहां पर बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो कंपनी है ये काफी बेहतरीन तरीके से फोकस करके चल रही है। और यहां पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट भी काफी बेहतरीन तरीके से मिल रही है। यहां पर देखो हेडलाइन में कही जा रही है, सेमीकंडक्टर और अन्य प्रोजेक्ट्स पर कंपनी की योजनाएं। कुछ प्लानिंग चल रही है कंपनी की सेमीकंडक्टर या फिर अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर, तो वो हम समझते हैं। सेमीकंडक्टर यूनिट की बात करते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने सानंद गुजरात, देखो दोस्तों इसके बारे में हमने काफी टाइम पहले डिस्कस भी किया था कि ये एक न्यू यूनिट कंपनी जो है ये सेटअप कर रही है सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, सानंद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए 3307 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, और इस न्यूज को हमने पहले भी डिस्कस किया था।
एंड उसके बाद नेक्स्ट कुछ यहाँ पर प्लानिंग है। यहाँ पर देखो ओसेट और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, कंपनी हैदराबाद के कोंगरा कला में 2800 करोड़ रुपए के निवेश से एक ओसेट यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट और कंपाउंड सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। तो यहां पर भी देखो एक बहुत ही बेहतरीन कैपेक्स चल रही है कंपनी के द्वारा। एंड उसके बाद यहां पर एक और प्रोजेक्ट है जिसे यहां पर कहा गया है HDI PCB प्रोजेक्ट, चेन्नई में हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन यानी कि HDI प्रोजेक्ट और पीसी बोर्ड प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। FY26 की चौथी तिमाही तक ये प्रोजेक्ट्स राजस्व लाना शुरू कर देंगे, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इस पर अभी काम हो रहा है और FY26 की फोर्थ क्वार्टर तक ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी की रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देगी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके बाद यहां पर स्मार्ट मीटर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कही जा रही है स्मार्ट मीटर राजस्व के नए अवसर यानी कि रेवेन्यू के नए अवसर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी ने हाल ही में स्क्रामेको का अधिग्रहण किया, एक्विजिशन किया है इस कंपनी का, जिससे इसे स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी बड़ी संभावनाएं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, संभावित राजस्व। यह अधिग्रहण 6500 करोड़ रुपए के राजस्व का अवसर लेकर आया है। देखो दोस्तों, एक स्मार्ट मीटरिंग वाली कंपनी है स्क्रामेको, तो इस कंपनी को एक्वायर की है केन्स टेक्नोलॉजी ने और इसके माध्यम से कंपनी जो है ये स्मार्ट मीटरिंग की जो फैसिलिटी है वो देगी और इस सेगमेंट से यहां पर इस एक्विजिशन से कंपनी को 6500 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू है वो मिल सकती है। ठीक है, कंपनी स्मार्ट मीटर ऑर्डर्स के 15 से 20% हिस्से पर कब्जा जमाने की तैयारी में है। देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो स्मार्ट मीटर के ऑर्डर्स होते हैं उसमें 15 से 20% का मार्केट शेयर जो है कैप्चर करने की कोशिश कंपनी कर रही है। स्मार्ट मीटर्स की भी डेफिनेटली आगे चलकर डिमांड्स रहने वाली है ही। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर देखो कवच सिस्टम्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। कवच सिस्टम्स डिफेंस और रेलवे में भविष्य की संभावनाएं, इसको लेकर कंपनी के द्वारा क्या चीजें तैयारियों में चल रही है वो हम समझते हैं। भारत सरकार रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच सिस्टम पर बड़ा निवेश कर रही है। यह सिस्टम रेल दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगा। यहां पर अब हम समझते हैं इसके अंतर्गत कंपनी को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। संभावित बाजार, कवच सिस्टम का बाजार 34,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। देखो दोस्तों, जो कवच सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उसके अंदर यहां पर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 34,000 करोड़ रुपए की अनुमान लगाई जा रही है। इस पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस पूरे मार्केट के अंदर यही जो कंपनी है इसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो यहां पर कंपनी का योगदान समझते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी इसका ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर बनकर 15% बाजार हिस्सेदारी के लक्ष्य पर काम कर रही है। ठीक है, तो कवच सिस्टम जो है इसके अंदर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर बनकर कंपनी जो है इसमें 15% की जो मार्केट शेयर है ये लक्ष्य रखकर काम कर रही है। ठीक है, कंपनी जर्मनी के एक सहयोगी के साथ मिलकर कवच सिस्टम का विकास कर रही है। यह FY25 के अंत तक बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। ठीक है, तो एक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर केन्स टेक्नोलॉजी जो है ये कवच सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही है और ये जो कवच सिस्टम्स है ये FY25 के अंत तक बाजार में उपलब्ध हो सकती है और कवच सिस्टम्स के माध्यम से भी कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है इसमें कंट्रीब्यूशन मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफेंस एंड एरोस्पेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस में कंपनी की प्रगति। केन्स टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में सिर्फ हथियार प्रणालियों तक सीमित नहीं है, इसका ध्यान सैन्य विमानों, बाहरी अंतरिक्ष प्रोग्राम्स और इसरो जैसे खिलाड़ियों के साथ साझेदारी पर भी है। देखो दोस्तों, डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर भी कंपनी जो है ये काम कर रही है और यहां पर देखो कही जा रही है
FY27 के बाद डिफेंस और एरोस्पेस में कंपनी की हिस्सेदारी और बढ़ने की संभावना है। बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के नए प्रोडक्ट्स और सेवाओं से राजस्व में तेजी आने की उम्मीद है। जो ये नए प्रोडक्ट्स होंगे इनसे कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ आएगी, एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन मिलेगी। साथ ही साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में जो भी सर्विसेज कंपनी देगी उससे रेवेन्यू के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भविष्य की योजनाएं और राजस्व दृष्टिकोण, फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड रेवेन्यू को लेकर क्या दृष्टिकोण है कंपनी की ये हम समझते हैं। कंपनी ने FY26 के बाद सभी व्यवसाय खंडों में विकास की संभावना जताई है। ठीक है, FY26 के बाद यहां पर कही जा रही है कि सभी जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं इसमें विकास की संभावनाएं हैं। यहां पर देखो जो हमने अभी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था ओसेट और HDI PCB प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में यहां पर कही जा रही है कि चौथी तिमाही से राजस्व में वृद्धि शुरू होगी। ये प्रोजेक्ट्स के द्वारा चौथी तिमाही से ही रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलेगी। डिजाइन और ODM की बात करते हैं तो इसमें कही जा रही है स्मार्ट मीटर और कवच सिस्टम जैसे क्षेत्रों में कंपनी का डिजाइन फोकस इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा। ठीक है, चलो काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व का अनुमान समझते हैं, यानी कि रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं। तो यहां पर देखो कही जा रही है FY25 में कंपनी का राजस्व यानी कि रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपए पार करने की उम्मीद है। FY25 में कही जा रही है। फिर एबिटा की बात करें तो एबिटा मार्जिन में 15% से अधिक सुधार की संभावना है। ठीक है, एबिटा मार्जिन की यहां पर बात हो रही है। फिर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो कही जा रही है कंपनी इसे 85 दिनों से घटाकर 72 से 75 दिनों तक लाने की योजना बना रही। तो चलो काफी अच्छी यहां पर अनुमान लगाई जा रही है सभी चीजों को लेकर। ओवरऑल यहां पर अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें कंपनी के अंदर तो काफी शानदार है। और बिजनेस की यहां पर अगर हम बात करें तो इनका जो बिजनेस है ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। काफ़ी सारे फ्यूचर सेक्टर्स से कंपनी जो है ये बिलोंग करती है। काफ़ी सारे बेहतरीन सेक्टर्स को कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है और उनके डिमांड्स डेफिनेटली फ्यूचर में और भी बेहतरीन ढंग से रहने वाली है। तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी के अंदर काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 46,362 करोड़ की मार्केट कैप है। एक मिड कैप टाइप की कंपनी है तो उसी अनुसार यहाँ पे रिस्क भी है। लेकिन अगर आपको EMS सेक्टर में कम रिस्क लेकर चलना है तो फिर आप डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स के ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, डिक्सन टेक के साथ आप चलना चाहो तो चल सकते हो। बाकी अगर आपको ये कंपनी ठीक लग रही है तो आप इसके साथ भी चल सकते हो। देखो डिक्सन टेक के कंपैरिजन में यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट कैप अगर डबल हो जाती है, मानकर चलो 45,000 करोड़ है तो 90,000 करोड़ होगा, तो यहां पर जो हमारे रिटर्न्स हैं वो डबल हो जाएंगे। डिक्सन टेक की बात करें तो 1 लाख करोड़ प्लस है, तो वहां 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ मार्केट कैप होना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जो रिटर्न्स हैं वो डबल होंगे। लेकिन ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वहां पर भी शानदार है। ठीक है, और यहां पर भी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रोथ की जो पोटेंशियल है ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन हाँ, उस प्रकार से आगे चलकर कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर भी शानदार ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। और यहां पर अब हम स्टॉक पी की बात करें तो 248 की है, इंडस्ट्री पी 85.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। साथ ही साथ पीज रेशियो 3.65 की है। तो ओवरऑल यहां पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है। अगर हम इन्हें अदर EMS स्टॉक्स के साथ कंपेयर करके बात करें लाइक डिक्सन टेक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिरमा SGS टेक, अंबर एंटरप्राइजेज, तो इन सभी स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है ये वर्तमान में काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, EMS सेक्टर के ही अगर हम पी रेशियो की बात करें तो देख सकते हो भाई 85.5 की है। तो अभी का समय ऐसा है जिसमें EMS स्टॉक्स के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है और शानदार यहाँ पर मतलब रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं और वैल्यूएशन भी उसी अकॉर्डिंग काफी हाई हो गए हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ पर ROC की बात करें तो 11.2%, ROE 7.34%, कुछ खास नहीं है, एवरेज है।
बहुत ही बढ़िया हम इसे नहीं कहेंगे या फिर बहुत ही खराब हम इसे नहीं कहेंगे। आरओसी डबल डिजिट्स के साथ है, लेकिन बहुत ही बेटर यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो वो नहीं है, यहाँ पर आरओई सिंगल डिजिट्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 57.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 7243, 52 वीक हाई 7348 और लो है 2424 की। बुक वैल्यू 397 रुपए की। डेप्ट है 445 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.18 की। और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में -238 करोड़ की। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, फिर ईपीएस है 29.2 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और बढ़िया परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 164% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। तो इस अनुसार आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जो हैं वो भी काफी शानदार मिले हैं लास्ट 1 ईयर में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ खास नहीं है, एवरेज है। यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में 11% की रिटर्न ऑन इक्विटी है और लास्ट ईयर में ओनली 7% की। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है 57.85% की और सितंबर क्वार्टर में हल्की सी ट्रिम भी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर साथ में ही एफआईआईज एंड डीआईएच के होल्डिंग्स की बात करें तो काफ़ी शानदार है और एफआईआईज की होल्डिंग्स पिछले कुछ क्वार्टर से हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और फिलहाल एफआईआईज के होल्डिंग्स 14.92% की हैं। अगर हम डीआईएच की बात करें तो कंटिन्यूसली इनकी जो होल्डिंग्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर 16.07% की होल्डिंग्स हैं डीआईएच की, लेकिन ये भी जो परसेंटेज है ये बढ़िया है फिलहाल। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा भी लगातार यहाँ पर जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर 11.25% की होल्डिंग है इनकी। और पब्लिक के अंदर सिर्फ मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है लो के लेवल्स पे तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे और लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो मैं कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर होल्ड करो ही, या फिर बाइंग करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये ध्यान में रखकर चलना, जो भी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो यहाँ पर देखो, अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हो तो कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिल रही है और रिकॉर्ड हाई के लेवल पर है प्राइस फिलहाल। तो अभी यहां पर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि आसमान पर प्राइस है एकदम। प्राइस यहां से कहां जाएगी ये कोई आइडिया नहीं लगा सकता, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं क्या करता। तो देखो भाई, यहां पर मैं थोड़ा वेट करके चलता, या फिर देखो ये जो मोमेंटम बनी हुई है स्टॉक के अंदर, ये जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस बढ़ते जा रही है, इस ट्रेंड लाइन पर अगर मुझे स्टॉक मिलता है तो फिर यहां पर मैं बाइंग करूंगा। जब मैंने पहले स्टॉक को डिस्कस किया था उस वक्त कहा था कि डिस्काउंट्स ठीक ठाक नहीं मिल रही है फिलहाल, लेकिन अगर आप मोमेंटम के साथ चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो। उस वक्त ये जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट पर स्टॉक थी, ठीक है। तो अगर उस वक्त किसी ने अपनी स्टडी को करके, अपने एनालिसिस को करके इन्वेस्ट किया होगा तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो, एटलीस्ट 20 to 25% की डिस्काउंट अगर मिल जाए तो फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, या फिर मोमेंटम के साथ चलना चाहो तो स्टॉक के अंदर अगर कुछ गिरावटें आती है और यहाँ पर प्राइस जो है ये अगर सपोर्ट लेता है इस ट्रेंड लाइन को तो फिर यहाँ पर बाइंग की सोच सकते हो। लेकिन अगर आप फोमो में आकर सोच रहे हो कि यहाँ पर मुझे बाइंग करना है तो करना है, अगर नहीं खरीदा तो फिर प्राइस बहुत ही आगे चढ़ जाएगा, तो फिर आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैं कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तेरे चक्कर में रहा तो प्राइस 10,000 20,000 पहुंच जाएगा। तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसी सोच रखकर क्या करते हैं कि हाई के लेवल्स पर खरीदते हैं
और जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है स्टॉक में तो काफी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती है, और ऐसे में वो लोग कंपनी को बुरा भला कहते हैं कि कंपनी बेकार है, जबकि वो अपनी गलती को मानते नहीं है कि हमने हाई के लेवल्स पर खरीदा है, हमने हाई वैल्यूएशन पर खरीदा है। ठीक है, तो मोमेंटम में चल रही है तब तक ठीक है, लेकिन अगर मोमेंटम यहाँ पर टूटा, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुआ नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी करेक्शंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, ये मोमेंटम कैसे टूटेगा? जब इस सेक्टर को लेकर कोई बैड न्यूज हो, इस कंपनी को लेकर कोई बैड न्यूज हो, या फिर अर्निंग्स अगर वीक देखने को मिलते हैं किसी क्वार्टर, तो फिर ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, और अभी तो फिलहाल ईएमएस सेक्टर के अंदर बहुत ही शानदार रैली बनी हुई है, देखते हैं कब तक रैली रहती है। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान में रखकर जरूर से चलना कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि कोई स्टॉक एकदम बढ़ते चला जाए, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी होगी और वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आता ही है, तो ये चीजों को भी ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों, अभी हमने केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर काफी सारे चीजों को डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।